नमस्कार प्यारे साथियों, मैं अजीत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे परिवार रोजगार विद अंकित पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा है बहुत अच्छे होंगे। हम यहां पर पॉलिटी पढ़ रहे हैं और पॉलिटी में हमारा टॉपिक चल रहा था सुप्रीम कोर्ट, जिसे हम सर्वोच्च न्यायालय के नाम से जानेंगे। सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के बारे में हम बात करेंगे, जिसे हम और क्या कह सकते हैं, जिसे हम सुप्रीम कोर्ट के नाम से जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। यहां पर हम सुप्रीम कोर्ट पढ़ेंगे और बेहतरीन तरीके से सारी बातें पढ़ते हुए चलेंगे। चलिए, सुप्रीम कोर्ट के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि सर सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय हम पढ़ रहे हैं और यहां पर हमने कल बात की थी अनुच्छेद 106 तक, अनुच्छेद 124 खंड 6 तक, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है। किसके द्वारा दिलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। एक बार रिवाइज करा देता हूं कि अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट का गठन है 24 खंड 1 में। अनुच्छेद 24 खंड 1(2) में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की नियुक्ति है। 124 खंड 3 में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की योग्यता है कि भारत का नागरिक होना चाहिए, 5 वर्षों तक 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में वकालत की हो, जज रहा हो, 10 वर्षों तक 2 या 2 से अधिक हाई कोर्ट में वकालत की हो, या राष्ट्रपति के अनुसार कानून का ज्ञाता हो। वकालत के कोटे से पहले पुरुष जज जो सुप्रीम कोर्ट में बने थे MM सीकरी, और महिला जज थी जो वकालत के कोटे से गई थी इंदु मल्होत्रा, 2008 में इंदु मल्होत्रा। ये पॉइंट हमारे सब पढ़े हुए हैं। यहां पर ये क्लास नंबर कौन सी होगी आज? आप कहेंगे सर ये क्लास नंबर कौन सी है? तो ये क्लास नंबर है 2nd, ठीक है। हम यहां बात कर रहे हैं। अब आप मुझे बताइएगा कि सर इसमें अनुच्छेद 124 खंड 7 में क्या दिया है? आप कहेंगे सर बड़ा डिटेल चल रही है इसमें, तो इतनी डिटेल आएगी भी क्या? मैं कहूंगा बिल्कुल आएगी। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक ही अलग से दिया हुआ है। संविधान में ना देकर उन्होंने ये टॉपिक ही अलग से दे रखा है, न्यायपालिका, ठीक है। इसलिए मैं इसको इतना डिटेल में लेकर चल रहा हूं, ठीक है। वरना तो मैं अनुच्छेद 124 बताता, खत्म कर देता, लेकिन मैंने इसके 7 आर्टिकल बता दिए। क्यों? क्योंकि इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है, अलग से दिया हुआ है। आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट के जजों पर प्रतिबंध, सुप्रीम कोर्ट के जजों पर प्रतिबंध, जजों पर प्रतिबंध कि सर क्या प्रतिबंध होगा? आप मुझे बताइएगा कि सर प्रतिबंध की बात यहां पर हो रही है। बड़ा कटकट कर रहा है ये बोर्ड। प्रतिबंध, रेस्ट्रिक्शंस। आप कहेंगे सर रेस्ट्रिक्शंस, क्या रेस्ट्रिक्शंस होंगे भैया? आप कहेंगे सर रेस्ट्रिक्शंस, इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं वो आफ्टर रिटायरमेंट के बाद जब वो सेवानिवृत्त हो जाएंगे तो भारत के किसी भी न्यायालय में वो वकालत नहीं कर सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते। जबकि हाई कोर्ट के जज जिस हाई कोर्ट में उन्होंने सेवाएं दी होंगी, जिसमें वो नियुक्त हुए होंगे, उसमें उन्हें भैया क्या होगा? तो उन्हें छोड़कर बाकी किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। जज वकालत कर सकता है क्योंकि जज 65 साल की एज में रिटायर हो जाता है सुप्रीम कोर्ट का, और वकील तो 80 85 90 साल तक में भी वो वकालत करते रहते हैं। तो हमने पढ़ा सुप्रीम कोर्ट के जजों पर प्रतिबंध, इसका मतलब ये है कि आफ्टर रिटायरमेंट आफ्टर रिटायरमेंट के बारे में हम बात कर रहे हैं कि सर आफ्टर रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति के बाद, हम यहां पर बात करेंगे सर सेवानिवृत्ति के बाद भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। किसी भी न्यायालय में, एनी कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, ठीक है जी। क्या नहीं कर सकते? वकालत नहीं कर सकते, ठीक है जी। नहीं कर सकते हैं।
तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वकालत नहीं कर सकते हैं। जबकि हाई कोर्ट के जज जिस हाई कोर्ट से रिटायर होंगे उनको छोड़कर किसी भी न्यायालय में वकालत कर सकते हैं। अनुच्छेद 100 खंड 6 नहीं कराया था क्या? कराया तो था। सुप्रीम कोर्ट के जजों को शपथ राष्ट्रपति के द्वारा दिलाई जाती है, कराया है। राम जी धन्यवाद। इंग्लिश में भी लिखिए, बिल्कुल लिखा है जी मैंने इंग्लिश में, हर जगह लिख रहा हूं। सुप्रीम कोर्ट जज प्रतिबंध रेस्ट्रिक्शंस आफ्टर रिटायरमेंट, सेवानिवृत्ति के बाद, हर जगह लिख रहा हूं मैं। अब बात आती है सर अनुच्छेद 125। अनुच्छेद 125 में क्या दिया हुआ है? आर्टिकल 125 इसमें लिखा हुआ है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का वेतन। आप कहेंगे सर सर्वोच्च, यहां पर आप पढ़ेंगे सर सर्वोच्च न्यायालयों, सर्वोच्च न्यायालयों, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों पर, न्यायाधीशों पर प्रतिबंध, प्रतिबंध। चलिए ये सारे पॉइंट हमने पढ़ लिए। ये हमने यहां पर पढ़ा कि भैया ये आप बताइए, सॉरी सर्वोच्च न्यायालयों का वेतन भत्ते बोल रहा था मैं, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का, सर्वोच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों का वेतन भत्ता, न्यायाधीशों के वेतन भत्ते, वेतन भत्ते। आप कहेंगे वेतन एवं भत्ते। सैलरी आप कहेंगे सर भत्ते। इसका मतलब है सैलरी, सैलरी एंड अलाउंसेस, अलाउंसेस ऑफ द जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अब बताइएगा कि सर सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा उसे कितना वेतन मिलेगा? जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश, इसे कितना वेतन दिया जाता है मुख्य न्यायाधीश को? मुख्य न्यायाधीश, आप कहेंगे सर मुख्य न्यायाधीश, आप जल्दी से बता दीजिए। मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या होगा यहां पर? आप लोग मुझे बता दीजिए जी क्या हो जाएगा? तो आप कहेंगे सर उसे मिलते हैं 2,80,000 रुपए, 2,80,000 रुपए, 2.80 लाख पर मंथ, प्रति माह पर मंथ दिए जाते हैं। और जो अन्य जजेस होते हैं, जो अन्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट में, अन्य जज, अन्य जज को कितना मिलता है जी? इन्हें जो वेतन दिया जाता है वो मिलता है 2,50,000 रुपए, 2,50,000 यानी कि 2.05 लाख रुपीस पर मंथ। ठीक है। और ये जो वेतन मिलता है, ये वेतन कहाँ से दिया जाता है? कि सर इनका जो वेतन भत्ता है, जो इनकी सैलरी है, ये भारत की संचित निधि से, कहाँ से? भारत की संचित निधि से, भारत की संचित निधि, संचित निधि जिसे हम क्या बोलेंगे? संचित निधि, कॉन्सोलिडेटेड फंड, कॉन्सोलिडेटेड फंड, कॉन्सोलिडेटेड फंड। तो यहां पर हम बात करेंगे सर कॉन्सोलिडेटेड फंड। तो ये बहुत बढ़िया चीजें यहां पर हमने पढ़ ली कि सर कॉन्सोलिडेटेड फंड। चलिए जल्दी जल्दी से बताइए, चलिए जल्दी से यहां पर हम बात कर रहे हैं कॉन्सोलिडेटेड फंड। इसकी कोई दिक्कत, कोई समस्या यहां पर? चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, बेहतरीन चीज़ें यहाँ पर हैं। तो इसको आप लोग पढ़ेंगे कि सर इनको जो वेतन भत्ते दिए जाते हैं वो भारत की संचित निधि से मिलते हैं। जबकि मुख्य न्यायाधीश को कितना रुपया मिलता है? 2,80,000, कितना? 2,80,000 रुपये। और अन्य न्यायाधीशों को 2.5 लाख रुपए प्रति महीना मिलता है। क्या ये पॉइंट आपने लिख लिए? चलिए यहाँ तक आप लोग अच्छे से नोट डाउन करेंगे। आगे बात करते हैं, यहाँ से हमने पढ़ लिया, हम बात करेंगे सर अनुच्छेद 126। अनुच्छेद 126 में लिखा हुआ है कि जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश अपने पद पर ना हो, ऐसी स्थिति में
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। किसके द्वारा की जाएगी? राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी। हमने पढ़ लिया कि सर सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, नियुक्ति। चलिए, मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। अब आप मुझे बताइए सर, अपॉइंटमेंट ऑफ एक्टिंग चीफ जस्टिस, एक्टिंग चीफ जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट, इन सुप्रीम कोर्ट कौन नियुक्त करेंगे जी? आप कहेंगे सर राष्ट्रपति के द्वारा। जो सीनियर न्यायाधीश होगा, जो सुप्रीम कोर्ट में सबसे सीनियर जज होगा, उसी को अपॉइंट किया जाता है। आप कहेंगे सर सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को। सुप्रीम कोर्ट में जो सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, जो वरिष्ठ न्यायाधीश होंगे, उन्हीं को, वरिष्ठ न्यायाधीश को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जाएगा। क्यों? क्या कारण है कि जब सुप्रीम कोर्ट में, संचित निधि का मतलब क्या है? जहां पर हमारा आपका सबका पैसा जमा होता है, जहां पर हमारा सबका, न्यायालय का क्या मतलब है? कोर्ट बोलते हैं न्यायालय को, इंग्लिश में कोर्ट बोलते हैं न्यायालय को, ठीक है। यहां पर हम बात करेंगे सर कब? जब सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो, मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो, चीफ जस्टिस का पद खाली हो, मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो, पद खाली हो। चलिए, यहां पर हमने लिख लिया, यहां पर हमने सारी बातें लिख ली कि सर राष्ट्रपति द्वारा सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश को जब सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश का पद खाली हो, ये बातें हमने लिख ली, ठीक है। ये बताइए कि सर आर्टिकल 127 अनुच्छेद 127 क्या कहता है? अनुच्छेद 127 क्या कहता है? तो अभी हम लोग यहां पर बात करेंगे। चलिए बता दीजिए जल्दी से। चलिए बताइए। हमने पढ़ा कि सर सुप्रीम कोर्ट में तदर्व न्यायाधीश की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट में तदर्व न्यायाधीश की नियुक्ति, तदर्व न्यायाधीश की नियुक्ति, न्यायाधीश की नियुक्ति, तदर्व न्यायाधीश की नियुक्ति, नियुक्ति, ठीक है जी। आप कहेंगे सर अपॉइंटमेंट ऑफ एडॉक जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट, जस्टिस इन सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। कि भैया ये बताइए कि इनकी नियुक्ति कब की जाती है? सुप्रीम कोर्ट में तदर्व न्यायाधीश की नियुक्ति कब होती है? जब सुप्रीम कोर्ट में बैठकों के लिए एक निश्चित संख्या ना हो, कोरम ना हो, गणपूर्ति पूरी ना हो, बैठकों के लिए निश्चित संख्या ना हो, ऐसी स्थिति में क्या किया जाएगा? भैया क्या किया जाएगा? तो आप कहेंगे सर, एक भैया जल्दी से बता दीजिए। आप कहेंगे सर राष्ट्रपति की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, राष्ट्रपति की सलाह पर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा तदर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है, ठीक है जी। आप कहेंगे सर ये कब होगी, कौन करेगा? तो आप कहेंगे सर राष्ट्रपति की सलाह पर। किसकी? आप कहिएगा सर राष्ट्रपति की सलाह पर,
की सलाह पर, ठीक है, राष्ट्रपति की सलाह पर मुख्य न्यायाधीश द्वारा, कौन करेगा जी नियुक्ति? मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, ठीक है। वाई चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति की सलाह पर मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है। क्या ये वाली बातें हमारी यहाँ पर क्लियर हैं? ये वाली बातें हमारी क्लियर हो गई। अब हमने पढ़ लिया, हाँ जी बिल्कुल क्लियर हो गई यहाँ। अब यहाँ पर बात आती है कि ये नियुक्ति कब, जब सुप्रीम कोर्ट में गढ़ पूर्ति ना हो, गढ़ पूर्ति यानी कि कोरम ना हो। आप कहेंगे सर कोरम ना हो। अब कोरम ना हो का मतलब है कि सर यहां पर हमने पढ़ लिया कोरम ना हो, ठीक है, गढ़पूर्ति ना हो। तो आप मुझे बताएंगे कि सर गढ़पूर्ति मतलब बैठकों के लिए एक निश्चित संख्या, ठीक है। आप कहेंगे सर बैठकों के लिए एक निश्चित संख्या, एक निश्चित संख्या। चलिए हमने यहां पर बात कर ली एक निश्चित संख्या। चलिए बैठकों के लिए एक निश्चित संख्या, अच्छे से आप लोग पढ़ लेंगे कि सर सुप्रीम कोर्ट में जब बैठकों के लिए एक निश्चित संख्या पूरी ना हो, तब भैया सुप्रीम कोर्ट में अनुच्छेद 127 के तहत सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति से सलाह लेकर राष्ट्रपति की परमिशन पर क्या करेंगे जी? यहाँ पर आप फटाफट से मुझे बता दीजिए, जल्दी जल्दी से बता दीजिए। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर क्या होगा? तो आप कहेंगे सर तदर्व न्यायाधीशों की नियुक्ति होगी। अनुच्छेद 128 में क्या है? अनुच्छेद 128 में ये मिनिमम संख्या का कोई लॉजिक नहीं है, यहाँ पर मिनिमम संख्या का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। मिनिमम संख्या कितनी होगी इसमें कोई संविधान में दिया ही नहीं है, कोई लॉजिक ही नहीं दिया है संविधान में। अब बात आ गई कि सर ये तो बताओ कि अनुच्छेद 128 में क्या है कि जब सुप्रीम कोर्ट में केस बढ़ जाते हैं, केसेस की संख्या ज़्यादा हो जाती है, तब ऐसी स्थिति में क्या होता है? तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? आप कहेंगे सुप्रीम कोर्ट में जब केसेस की संख्या बढ़ जाएगी तब क्या होगा? अनुच्छेद 128 में रिटायर जजेस की नियुक्ति होती है। तदर्व न्यायाधीश भैया जो सुप्रीम कोर्ट में जज बनने योग्य होते हैं उन्हें ही तदर्व न्यायाधीश बनाया जाता है, ठीक है जी। चलिए हमने पढ़ लिया अनुच्छेद 127 में तदर्व न्यायाधीश, जिन्हें इंग्लिश में एडॉक जस्टिस कहते हैं, इन्हें सुप्रीम कोर्ट में तब अपॉइंट किया जाता है जब सुप्रीम कोर्ट में बैठकों के लिए निश्चित संख्या पूरी नहीं होती, ठीक है। अब बात आनी है यहां पर अनुच्छेद 128 आर्टिकल 128। अनुच्छेद 128 क्या कहता है? अनुच्छेद 128 में क्या लिखा है? अनुच्छेद 128 कहता है, जल्दी जल्दी से बताइए, अनुच्छेद 128 में क्या लिखा हुआ है? आप कहेंगे सर अनुच्छेद 128 में क्या लिखा है? जल्दी से बताइए कि सर इसमें लिखा हुआ है कि सर सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट में सेवानिवृत्त रिटायर्ड जजेस की नियुक्ति, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति, या सेवानिवृत्त बोल रहे क्या, निवृत्ति तो होता है, सेवानिवृत्त, ठीक है। सेवानिवृत्त यानी कि रिटायर्ड जजेस न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? आप यहां पर यह भी लिख लेना कि सर नियुक्ति कौन भैया करेंगे? तो इनकी नियुक्ति भी क्या होगी? आप बताएंगे अपॉइंटमेंट ऑफ रिटायर्ड जजेस इन सुप्रीम कोर्ट,
कौन करेगा? तो ये भी राष्ट्रपति की सलाह पर, राष्ट्रपति की सलाह या अनुमति पर, राष्ट्रपति की अनुमति से, अनुमति कह लें, सलाह कह लें, परमिशन कह लें, एक ही बात है, अनुमति से मुख्य न्यायाधीश के द्वारा, जो सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश होगा उसके द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा, बाय चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, बाय चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा राष्ट्रपति से परमिशन लेने के बाद रिटायर्ड जजेस की नियुक्ति की जाती है। अब ये बताइए क्यों किया जाता है इनको? जब सुप्रीम कोर्ट में केस बढ़ जाएं, जब सुप्रीम कोर्ट में केसेस बढ़ जाएं, केसेस या भैया कार्य बढ़ जाए, कार्य बढ़ जाए, बढ़ जाने पर ठीक है। चलिए हम बात करेंगे सर, यहाँ पर एक आर्टिकल होगा अनुच्छेद 129, बहुत बार पूछा जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। अनुच्छेद 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट में हम यहाँ पर बात करेंगे कि सर सुप्रीम कोर्ट की अगर मैं बात कर रहा हूँ तो आप मुझे बताएंगे कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। क्या है जी? अभिलेख न्यायालय। और अभिलेख न्यायालय का क्या मतलब होगा? अभिलेख न्यायालय, यहां पर हम बात करेंगे सर अभिलेख न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है। चलिए यहां पर हमने पढ़ लिया कि सर अभिलेख न्यायालय कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। आप कहेंगे सर कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, इसका क्या मतलब है? ये इंपॉर्टेंट है, मैं समझाऊंगा। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा, अभिलेख न्यायालय होगा। इसका मतलब ये हुआ कि सुप्रीम कोर्ट के जितने भी निर्णय लिए गए होंगे, जितने भी डिसीजंस रहे होंगे, वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के सुरक्षित होंगे। अब फिलहाल तो वो ऑनलाइन हो गए हैं, पहले उनकी फाइलें सुप्रीम कोर्ट की लाइब्रेरी में रख दी जाती थी कि ये हमें कैसे पता चला वेरुवादी मामला क्या था, हमें कैसे पता चला केशवानंद भारती वर्सेस केरल स्टेट क्या है, हमें कैसे पता चला मेनका गांधी के मामला क्या था, हमें कैसे पता चला गोपाल जो पंजाब राज्य से संबंधित मामला था, गोपाल राजन, ठीक है, ये कैसे सारी चीजें हमें पता चली, है ना? तो ये हमें तब पता चली क्योंकि जब इनके डिसीजन सुरक्षित रखे हुए हैं, है ना? तो इनके जो भी डिसीजंस होते हैं, जो भी निर्णय होते हैं, वो साक्ष्य के रूप में रखे होते हैं, सुरक्षित रखे होते हैं। ठीक है, अब बात आ गई अनुच्छेद 130 की, आर्टिकल 130, अनुच्छेद 130, इसमें लिखा हुआ है सुप्रीम कोर्ट का स्थान, सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट कहां पर है? दिल्ली में। लेकिन दिल्ली के अलावा भी इसने कहीं बैठकें की हैं? बिल्कुल, बहुत बढ़िया। कहां कहां पर? श्रीनगर और हैदराबाद में, श्रीनगर और हैदराबाद में। आप कहेंगे सर कहां कहां पर सुप्रीम कोर्ट का स्थान यानी कि सीट। आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट का स्थान यानी कि सीट, सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहां पर है? दिल्ली में। कहां पर? दिल्ली। आप कहेंगे सर सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहां पर है? दिल्ली में। लेकिन दिल्ली के अलावा भी इसने कहां कहां पर बैठकें की हैं? दिल्ली के अलावा इसने बैठकें कहां कहां पर की हैं? 2 स्थानों पर। कौन कौन से स्थान हो जाएंगे? एक होगा श्रीनगर, एक कौन सा है? श्रीनगर, एक है जी हैदराबाद। कौन सा? हैदराबाद। चलिए हैदराबाद, ये बातें आप लिख लीजिए कि सर सुप्रीम कोर्ट का स्थान कहां पर है। ये बहुत अच्छी चीजें हैं। चलिए देखिए दुष्यंत जी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट की जो भाषा है ना, वो अंग्रेजी है। क्या है? वो अंग्रेजी है। अब क्या अंग्रेजी में ही होगा? नहीं। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की भाषा 348 में अंग्रेजी है, लेकिन ऐसा नहीं कि अंग्रेजी में डिसीजन दिया जाएगा। अभी आपने देखा अभी एक बहुत ज्यादा वो हुआ था कि बिहार पटना हाई कोर्ट ने जो है हिंदी में डिसीजन दिया था, हिंदी में जजमेंट दी थी। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ये सारे पॉइंट हम यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिए, जल्दी जल्दी से लिख लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, शानदार।
चलिए बहुत बढ़िया जी, बहुत शानदार, ये बातें हमने यहाँ पर लिख ली। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। ठीक है जी, ये हमने यहाँ पर पढ़ लिया। चलिए, लिख लिया यहाँ तक, आगे बात करते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ लिया, अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि भैया ये सारी बातें हो गई। अब अनुच्छेद अनुच्छेद 131 क्या कहता है? अनुच्छेद 131 में क्या लिखा है? इसमें लिखा है सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। सुप्रीम कोर्ट का प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। ठीक है, प्रारंभिक क्षेत्राधिकार। चलिए, यहां पर हमने पढ़ लिया कि सर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, ये हम लोग बात करेंगे बहुत अच्छे से कि सर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार के बारे में हम बात कर रहे हैं, ओरिजिनल जुरिक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं। आप कहेंगे सर ओरिजिनल जुरिक्शन। ठीक है, ओरिजिनल जुरिक्शन पूछ ले, यहां पर हम ओरिजिनल जुरिक्शन के बारे में बात कर रहे हैं। ओरिजिनल जुरिक्शन, ठीक है जी, ओरिजिनल जुरिक्शन, जुडिक्शन। ठीक है जी, अब यहां पर बात आ गई सर प्रारंभिक क्षेत्राधिकार कह लें, मूल क्षेत्राधिकार कह लें, क्या कह लें? मूल क्षेत्राधिकार। मूल क्षेत्राधिकार। चलिए, अब इसमें क्या होगा, जैसे कि मूल अधिकारों से संबंधित कोई विषय है तो वो मूल क्षेत्राधिकार में आएगा। मूल अधिकारों से संबंधित कोई भी मामला होगा, मूल अधिकारों से संबंधित यदि कोई मामला है, मूल अधिकारों से संबंधित कोई भी मामला होगा, संबंधित मामला, वो सुप्रीम कोर्ट के मूल क्षेत्राधिकार में आएगा मामला। ठीक है, यहां पर हम बात कर रहे हैं कि सर मूल अधिकारों से संबंधित मामला केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद, केंद्र एवं राज्यों के मध्य विवाद के मध्य विवाद, केंद्र एवं राज्य या राज्यों में आपस में मतभेद, राज्यों में मतभेद, तो ऐसी स्थिति में ये सारे मामले किस में जाएंगे? सुप्रीम कोर्ट के। ठीक है, किस में जाएंगे? ये सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। चलिए, ये हमने यहां पर पढ़ लिया। ठीक है भैया, तो एक सूचना है कि अभी सुशांत सर की थोड़ी सी तबीयत खराब हुई है, तो उनकी क्लास भी मुझे लेनी पड़ रही है। मैं आज आप लोगों से क्षमा चाहता हूं, जस्ट अभी मैसेज आया है मेरे पास, तो मुझे सुशांत सर की क्लास लेनी पड़ेगी। अभी मैं जा रहा हूं सुशांत सर की क्लास में, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कल आप मेरे साथ ज़रूर जुड़ जाना। इसको कल हम कंप्लीट करेंगे और मैं प्रयास करूंगा कि ये बहुत जल्दी आपका ख़त्म कर दूं। ठीक है, लगभग 20 तारीख से आपका ये सिलेबस ख़त्म कर दूं। ठीक है, तो आपका लगभग 85% तो सिलेबस ख़त्म हो चुका है, थोड़ा सा बचा हुआ है। ठीक है, तो मेरा प्रयास रहेगा मैं जल्दी ही इसको ख़त्म करूं, लेकिन अभी सुशांत सर की तबीयत ख़राब है तो मजबूरन है कि मुझे उनकी क्लास में जाना पड़ेगा। अभी मैसेज आया मेरे पास, तो आ रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग प्लीज़ अपना रिवीजन करिएगा। ठीक है भैया, जय हिंद, जय भारत।